ओके, अभी हम देखने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था आगे के लेक्चर में, अभी सेकंड पार्ट है सी। इसके अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि अल्कोहलिक मदर है तो उसका बच्चा कैसा होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में बच्चे का क्या हाल होता है, फोटोथेरापी क्या काम करता है, ये सब कुछ, और उसके अलावा भी बहुत सारे विद दी थियोरी एंड एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि द नर्स इन अ न्यूबॉर्न नर्सरी इज़ मॉनिटरिंग अ प्रीटर्म न्यूबॉर्न फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नर्स है न्यूबॉर्न नर्सरी के अंदर, वो न्यूबॉर्न को देखती है जो ऑलरेडी प्रीटर्म है और वो आरडीएस से सफ़र हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। विच असेसमेंट फाइंडिंग्स वुड अलर्ट द नर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस सिंड्रोम। कौन से जो है यहाँ पे आपको साइन एंड सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेंगे, वो पूछा है। अलर्ट सिंड्रोम मतलब सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब एक से ज़्यादा जो है वो करेक्ट हो गए। तो साइनोसिस होगा, टैकिपनिया, हाइपोटेंशन, रिट्रैक्शंस, ऑडिबल ग्रंट्स या फिर प्रेजेंस ऑफ अ बैरल चेस्ट। क्या देखने को मिलेगा जिस बच्चे के अंदर आपको आरडीएस देखने को मिलता है, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेशन है, उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, यस साइनोसिस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा, तो एक आपका है साइनोसिस देखने को मिलेगा, फिर बच्चा सांस लेने की कोशिश करेगा, टैकिपनिया होगा, फिर हाइपोटेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रिट्रैक्शंस यस देखने को मिलता है, एंड ऑडिबल ग्रैंड साउंड भी जो है वो होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या सही आएगा, 1, 2, 4 एंड 5। बेरल चेस्ट का यहाँ कोई लेना देना नहीं होता, बिकॉज ये जो बेरल चेस्ट होती है वो एम्फाइसेमा के अंदर पाई जाएगी, अगर देखने को मिलेगी भी तो कहाँ मिलेगी, एम्फाइसेमा के अंदर। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस, रिट्रैक्शंस, टैकिपनिया एंड ऑडिबल ग्रंट्स। 1, 2, 4 एंड 5। चलो देखते हैं आंसर। ओके, 1, 2, 4 एंड 5। चलो देखो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को हम HMD मतलब कि हाइलेन मेम्ब्रेन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उसको हाइलेन मेम्ब्रेन डिजीज़ क्यों बोलते हैं ना। कोज क्या है भाई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का, तो मेनली कोज होता है ड्यू टू द सर्फेक्टेंट की वजह से। सर्फेक्टेंट कब से बनना चालू हो जाता है, सर्फेक्टेंट जो होता है वो मेडअप बाय न्यूमोसाइट T सेल्स के वो बनते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि सर्फेक्टेंट किससे बनते हैं। फॉस्फोलिपिड इसमें होता क्या है, किसके बने हुए होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड के जो टाइप ऑफ कंपाउंड लिपिड है। और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, सर्फेक्टेंट के अंदर दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक लेसिथिन और एक स्पिंगोमाइलिन। ठीक है, तो ये कब से बनना चालू होता है सर्फेक्टेंट, ये 24 वीक्स पे जो है वो बनना चालू हो जाता है। 28 वीक्स पे लेसिथिन का रेशियो एंड स्पिंगोमाइलिन का रेशियो होता है 1:1। जब 32 वीक्स होता है तो लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन का रेशियो होता है 1.2:1। और जब बच्चा 36 वीक्स से ज़्यादा का होता है तो लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन का रेशियो होता है 2:1। मतलब 28 वीक्स पे 1:1, 32 वीक्स पे 1.2:1 एंड 36 वीक्स से ज़्यादा पे 2:1। ठीक है, फीटल लंग मैच्योरिटी दिखाता है ये दोनों, लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन। पर सबसे ज़्यादा हम भार दे के कौन दिखाता है, तो प्रॉपर लेसिथिन ऑलवेज जो है इसमें पाया जाता है कि डबल है। फीटल लंग मैच्योरिटी FLM का मतलब क्या है कि जिसके अंदर लेसिथिन डबल, मतलब कि वो बच्चे का फीटल लंग मैच्योर है, मतलब कि लेसिथिन ऑलवेज मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी गैस एक्सचेंज के लिए, प्रिवेंट एल्वियोलाई कोलैप्स होता है उसमें, और सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। इफ़ बच्चे की डिलीवरी 34 वीक्स से पहले हो गई, बराबर 34 वीक्स से पहले हुई, मतलब क्या होगा कि जिसके अंदर लेसिथिन का रेशियो 2 नहीं होगा, है ना, क्योंकि 2 36 वीक्स से ज़्यादा में होता था। तो अगर बच्चे का डिलीवरी 34 वीक से पहले हो गया तो माँ को स्टीरॉइड देने की जो नीड है, यस 34 वीक से बाद में होता है, ग्रेटर दैन 34 वीक्स, तो देने की ज़रूरत नहीं है ना, तो देने की ज़रूरत नहीं है। अब RDS को प्रिवेंट कैसे करता है, तो इफ़ डिलीवरी लेस दैन 34 वीक्स होती है तो हम मदर को जो है वो स्टीरॉइड्स देंगे, IM रूट से देंगे। और अगर आप मदर को देने में फेल हो जाते हो तो आप बच्चे को एंडोट्रेकियल रूट से जो है आप ये दे सकते हैं। चलो मदर की हम बात करें तो कोजेज ऑफ RDS क्या होता है। अब RDS होने का कारण क्या है भाई, क्या क्या ऐसे रीज़न है कि जिसकी वजह से बच्चे में RDS देखने को मिलता है। तो एक तो बच्चा प्रीटर्म होगा तो फीटल लंग मैच्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का जो रेशियो 2:1 फीटल मैच्योरिटी को शो करता है वो देखने को नहीं मिलेगा। सर्फेक्टेंट प्री मैच्योरिटी होती है, बच्चा खुद प्री मैच्योर होता है, 34 वीक से कम होता है। मदर डायबिटिक हो, मदर अल्कोहलिक हो या फिर सिजेरियन सेक्शन हुआ तो उसके अंदर भी बच्चा RDS हो
वैसा देखने को मिल सकता है। रिस्क ऑफ RDS इसमें इंक्रीज होते हैं जो मदर डायबिटिक, अल्कोहल कंज्यूम करती है या फिर जिसका सिजेरियन होता है। फंक्शन क्या है? सर्फेक्टेंट जो है, ये जो लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन जो सर्फेक्टेंट फोस्फोलिपिड के बने हुए हैं जो न्यूमोसाइट T2 सेल से बनते हैं, उसका फंक्शन काम क्या है? तो वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, सरफेस टेंशन को कम करते हैं और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से, सरफेस एरिया का टेंशन कम होने की वजह से एल्वियोलाई एक्सपांड होता है और गैस एक्सचेंज जो है वो ईजीली होता है। नेक्स्ट थिंग है कि डेफिनेशन ऑफ RDS, किसको RDS बोलते हैं? तो ड्यू टू प्रीमैच्योरिटी डेफिशिएंसी ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, उसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज होता है, सरफेस टेंशन इंक्रीज रहता है, एल्वियोलार कोलैप्स होता है एंड एटीलैक्टेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यू टू प्रीमैच्योरिटी या फिर डेफिशिएंसी ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, सरफेस एरिया डिक्रीज रहता है, उसकी वजह से सरफेस टेंशन बढ़ता है, उसकी वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और एटीलैक्टेसिस जो है वो देखने को मिलता है। RDS को HMD, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ क्यों बोलते हैं? तो सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होने की वजह से एल्वियोलाई फंक्शन नहीं कर पाती है, गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जो उसका काम है नॉर्मली वो नहीं कर पाती है। तो उसकी वजह से जो लंग्स का ये एरिया है, ठीक है, ये जो हमारे लंग्स का एरिया है सी, ये हमारे जो लंग्स का एरिया है यहाँ पे और मेम्ब्रेन्स जमा होना चालू हो जाएंगे, जो फाइब्रोसिस होना चालू हो जाएंगे, हार्डनिंग फाइब्रिन डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, उसको बोलेंगे कि हाइलिन मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया, उसी को बोलते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़। ठीक है, उसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़। क्या होता है? फाइब्रोसिस जो है वो, फाइब्रिन जो है वो, हार्डनिंग डिपॉजिट जो है वो लंग्स में होना चालू हो जाता है। अर्लीस्ट फीचर क्या है? RDS हो जाए तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? तो नेज़ल फ्लैरिंग देखने को मिलेगी। ये नेज़ल जो है वो फ्लैरिंग, क्योंकि टैकिपनिया हो रहा है, बच्चा सांस लेने की कोशिश कर, नेज़ल फ्लैरिंग देखने को मिलेगा। ये अर्लीस्ट फीचर है। पर क्लासिकल फीचर क्या होता है RDS के? तो ट्रायंगल में है, ट्रायड है, तो पहले तो ग्रंटिंग साउंड आएगा जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे की वजह से सुनाई देगा, फिर टैकिपनिया होगा और इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस होगा, चेस्ट इनरॉइनिंग देखने को मिलेगा। क्यों होगा? तो यूज़ ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसकी वजह से देखने को मिलेगा। गैस एक्सचेंज इजीली नहीं होगा, तो जो है वो क्या होगा? हाइपोक्सिया या फिर एनोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ता देखने को मिलेगा, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगा, हाइपरकैप्निया होगा, जिसका लेवल ग्रेटर देन 45 mm ऑफ Hg से ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसी की वजह से pH कम होगा और H+ का लेवल बढ़ेगा, जिसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया है। उसकी वजह से बच्चे में ब्लूइश डिस्कलरेशन, साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलेगा एंड सीसो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी है टाइप्स ऑफ ICR, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं? तो एक होता है सबस्टर्नल रिट्रैक्शन जो माइल्ड RDS को बताता है, ICR मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड सब सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शंस जो सिवियर RDS को बताता है। सबस्टर्नल मतलब कि ये जो हमारा ये है रिप्स, रुको, ये हमारा रिप्स, ठीक है, तो ये वाले एरिया में जब होगा उसको हम बोलेंगे सबस्टर्नल। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि जो है वो हमारा माइल्ड RDS है। ये जो एरिया हम सोइंग करेंगे बीच वाला, वो क्या है? ICR, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस, जो मॉडरेट RDS को शो अप करता है। सबसे ऊपर जो देखने को मिलेगा वो होता है हमारा सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शंस, की जो क्या होता है? तो सिवियर RDS को जो है वो शो अप करता है। ठीक है, सबस्टर्नल रिट्रैक्शन माइल्ड RDS, ICR इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन मॉडरेट एंड सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शन सिवियर। डायग्नोसिस ऑफ RDS में क्या आएगा? तो आप सेक टेस्ट करके देख सकते हो, वो अमाउंट एमनियोटिक फ्लूइड का आप लेके देख सकते हो सेक टेस्ट करके, फिर नाइल ब्लू टेस्ट कर सकते हो, फिर आप डाउन स्कोर कर सकते हैं, सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर भी करके आप दे सकते हो। तो इसमें 2 टेस्ट होते हैं, 2 स्कोर होते हैं, एक सेक टेस्ट एंड नाइल ब्लू टेस्ट और 2 डाउन स्कोर एंड सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर करके आप देख सकते हो। प्रिवेंशन कैसे होगा भाई? RDS को कैसे रोका जाएगा? तो 34 वीक्स से अगर कम में डिलीवरी हुई है तो स्टीरॉइड दे देंगे मदर को, जैसे कि बीटामिथाजोन 12 मिलीग्राम देंगे, 2 डोज लेंगे, IM देंगे, डेक्सामिथाजोन 6 मिलीग्राम देंगे, 4 डोज IM देंगे।
ट्रीटमेंट क्या होता है आरडीएस का, तो सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक इंश्योर टेक्निक का फॉलोअप होता है, जैसे कि इंश्योर टेक्निक का मतलब है इंट्यूबेट करना, ठीक है, ये बच्चे के अंदर होता है। इन मतलब इंट्यूबेट करना है, इसमें सक्शन नहीं करना है, ठीक है, वरना वो जो आपने दवाई दी वो वापस आ जाएगी। फिर श्योर मतलब कि सर्फेक्टेंट इन ईटी ट्यूब हम देंगे, और श्योर र मतलब कि आफ्टर 2 आवर्स एक्टिवेट भी उसको हम ट्यूब निकाल देंगे मतलब। तो ये हमारा है। इंश्योर टेक्निक के अंदर 2 टेक्निक का फॉलोअप होता है, मिस्ट एंड लीसा। मिस्ट मतलब मिनिमल इन्वाजिव सर्फेक्टेंट थेरापी एंड लीसा मतलब लेस इन्वाजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। साइड इफेक्ट्स क्या होता है सर्फेक्टेंट का, तो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। हमने डिस्कस किया था ऑप्शन के अंदर कि बेरल चेस्ट जो होता है वो एम्फाइसेमा के अंदर पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्टपार्टम नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द पेरेंट ऑफ अ न्यूबॉर्न विद हाइपर बिलीरुबिनेमिया, कि जिसके अंदर हाइपर बिलीरुबिनेमिया है, हु इज़ बीइंग ब्रेस्ट और चेस्ट फेड, जिसकी ममा उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। द नर्स वुड प्रोवाइड विच इंस्ट्रक्शन टू द पेरेंट, यहाँ पे नर्स कौन सा इंस्ट्रक्शन देगी पेरेंट्स को, फीड द न्यूबॉर्न लेस फ्रिक्वेंटली, कंटिन्यू टू ब्रेस्ट एंड चेस्ट फीड एवरी 2 to 4 hours, स्विच टू बॉटल फीडिंग द इन्फेंट फॉर 2 weeks, कि ब्रेस्ट फीड बंद करके उसको बॉटल फीडिंग दो अभी 2 weeks, या स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग या चेस्ट फीडिंग एंड स्विच टू बॉटल फीडिंग परमानेंटली, या फिर परमानेंटली अपना ब्रेस्ट फीड देना बंद करके बॉटल फीड दे दो। क्या लगता है यहाँ पे, यस आप बताओगे कि आप अपना ब्रेस्ट एंड चेस्ट फीड कंटिन्यू रखें और एवरी 2 to 4 hours में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, जिससे हाइपर बिलीरुबिनेमिया जो है वो कम हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा। चलो आगे हम देखते हैं कि न्यूबॉर्न जॉन्डिस कितने तरीके का होता है, 4 टाइप्स का होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस एंड ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, जिसमें बिलीरुबिन ग्रेटर देन 5 मिलीग्राम पर DL देखने को मिलता है। ये आफ्टर 24 आवर ग्रेटर देन 24 आवर्स ऑफ द बर्थ होता है, मतलब 30 to 72 आवर्स में ही देखने को मिलता है। 24 घंटे के अंदर कभी भी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को नहीं मिलता है। फिर नॉट इंक्रीज 5 मिलीग्राम DL पर डे, बिलीरुबिन कभी 5 मिलीग्राम पर DL पर डे से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर बच्चा टर्म होता है, ठीक है, अगर बच्चा टर्म बेबी होगा तो 60% जो है चांसेस रहते हैं होने के, 5 to 6 डेज़ में उसका लेवल पीक जाता है और 10 डेज़ में बच्चा रिकवर हो जाता है। अगर बच्चा प्रीटर्म है तो उसके अंदर चांसेस 80% होते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने के, और 7 से 10 डेज़ में लेवल पिकअप जाता है और 14 डेज़ में बच्चा रिकवर कर देता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने का कोज है उस बच्चे का इमेच्योर लीवर। अनकंजुगेटेड जो बिलीरुबिन है, ठीक है, अनकंजुगेटेड जो बिलीरुबिन है जिसको हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं, जिसके अंदर वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, वो कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसको हम डायरेक्ट बिलीरुबिन या वाटर सॉल्युबल बिलीरुबिन बोलते हैं, ठीक है। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर इंक्रीज, दूसरा क्या रीज़न है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का, तो इंक्रीज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, मतलब कि लीवर में जो बिलीरुबिन बना वो इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से वो स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट होता है, पर यहाँ पे क्या होगा कि इंटेस्टाइन के थ्रू वो पोर्टल वेन से फिर से लीवर में जाएगा, इसलिए बोला एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। लीवर में बिलीरुबिन बना, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से फिर से पोर्टल वेन से वो लीवर में गया, ठीक है। शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी होता है 80 डेज़ का। इंक्रीज लाइसिस होता है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है 80%, और उसकी वजह से भी बिलीरुबिन बढ़ता है। पुअर हाइड्रेशन ऑफ द बेबी, बेबी जो है वो पुअर हाइड्रेशन रहता है, वो बच्चा इजीली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता, उसकी वजह से भी होता है। नो, और उसकी वजह से क्या होगा, पुअर हाइड्रेशन होगा तो नो और डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा, गट मोटिलिटी डिक्रीज रहेगी, नो एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा तो बच्चे का यहाँ पे हमने जो देखा कि भाई स्टूल के थ्रू जो यहाँ पे बिलीरुबिन एक्सक्रीट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जो बिलीरुबिन है उसका लेवल बढ़ सकता है। नेक्स्ट है कि आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे कहाँ पे होता है, तो आरबीसी का प्रोडक्शन जब बच्चा एम्ब्रियो होता है यॉर्क सैक के अंदर होता है, जब फिटस होता है तो 95% जो लीवर के थ्रू होता है, 5% स्प्लिन के थ्रू होता है। एट टर्म या होल लाइफ में आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है। आरबीसी का प्रोडक्शन एम्ब्रियो के अंदर यॉर्क सैक में होता है, फिटस के अंदर 95% लीवर में और 5% स्प्लिन में होता है। और जब बच्चा एट टर्म या फिर
उसकी पूरी लाइफ तक जब तक वो जिंदा होता है तब आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। अभी नेक्स्ट है कि फिटस है, जो डायबिटिक मदर का बेबी है, ठीक है, उसके अंदर हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन का लेवल लो देखने को मिलेगा, ईपीओ इरिथ्रोपोएटिन इंक्रीज देखने को मिलेगा क्योंकि लीवर बोन मैरो इंक्रीज होता है, स्टिमुलेट करवाता है, और आरबीसी मोर प्रोडक्शन होगा जिसकी वजह से पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलेगा। और ऐसे ही आरबीसी का मोर प्रोडक्शन होगा, आरबीसी का मोर डिस्ट्रक्शन भी होगा, इसकी वजह से बिलीरुबिन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये भी एक रिस्क है। नहीं, फिर ट्रीटमेंट क्या है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का, तो हम उसमें बच्चे को इजीली हाइड्रेशन करवाएंगे तो जो बिलीरुबिन है वो इजीली स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट होकर निकल जाएगा, या फिर बच्चे को हम देंगे फोटोथेरापी, और फोटोथेरापी जब हम बच्चे को दे रहे हैं तो उसमें हम बच्चे को एक्स्ट्रा फ्लूइड देंगे 20 to 40 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर डे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, बहुत डेंजरियस है, लाइफ थ्रेटनिंग है, और ये 24 घंटे के अंदर अंदर जो है, बर्थ के 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। इसमें बिलीरुबिन का लेवल 0.5 मिलीग्राम पर DL पर आर जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। इंक्रीज बिलीरुबिन ग्रेटर देन increase 5 milligram per DL in 24 hours and total bilirubin greater than 15 milligram per DL। अगर टोटल बिलीरुबिन ग्रेटर देन 15 मिलीग्राम पर DL है, उसमें पाम एंड सॉल भी अफेक्ट होते हैं। और ऑब्वियसली कोई भी डिजीज़ हो जिसके अंदर पाम एंड सॉल अफेक्ट होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग फटल डिजीज़ ही कहलाता है। पाम एंड सॉल जब अफेक्ट होते हैं तो हम किसके थ्रू ये देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल जो है वो हम फॉलो करके देखेंगे। क्या रीज़न होता है, कोजेज ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या है, तो मोस्ट कॉमन कोज है रेसेस इनकॉम्पेटेबिलिटी। प्रेग्नेंट क्लाइंट जो रेसेस नेगेटिव है, फिटस उसमें रेसेस पॉजिटिव है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में एंटीबॉडी फॉर्म होंगे, पर कोई भी हार्म यहाँ पे बेबी में नहीं होगा, न्यूबॉर्न में नहीं होगा फर्स्ट प्रेगनेंसी में, ठीक है, तो इसमें कोई नहीं होगा। एक्शन क्या है, ड्यूरिंग प्रेग्नेंट क्या आप करोगे, तो ग्रेटर देन 28 वीक्स और दी विद इन 72 आवर्स ऑफ द बर्थ आप रोगाम देंगे मदर को 300 माइक्रोग्राम या फिर 1500 इंटरनेशनल यूनिट IM ग्लूटियल दोगे। अगर अभी दूसरी बार प्रेगनेंसी रही और उसके अंदर ये जरूरी कि बच्चा रेसेस पॉजिटिव होना चाहिए, अगर बच्चा यहाँ पे रेसेस नेगेटिव होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा इजीली सर्वाइव होकर डिलीवर हो जाएगा। पर यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में अब अगर बच्चा रेसेस पॉजिटिव है, जो माँ रेसेस नेगेटिव है, तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो क्या होता है देखो, बट इफ़ फर्स्ट टाइम में रोगाम नहीं दिया तो सेकंड टाइम में आरबीसी एक्सट्रीम लाइसिस होगा, सीवियर हिमोलाइसिस होगा, सीवियर एनीमिया होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बच्चे में देखने को मिलेगा। बिलीरुबिन का लेवल जो है बहुत यहाँ पे इंक्रीज होगा, जिसको हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। लीस्ट कॉमन कोज क्या है, तो ABO इनकॉम्पेटेबिलिटी। मोस्ट कॉमन कोज क्या था, रेसेस इनकॉम्पेटेबिलिटी। लीस्ट कॉमन कोज क्या है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का, ABO इनकॉम्पेटेबिलिटी। सिफेलोहेमेटोमा, सबग्लैल हेमरेज, सीवियर सेप्सिस, बच्चे को सीवियर इन्फेक्शन हो, कॉन्जेनिटल एंजाइम डेफिशिएंसी हो, क्रीगलर नज़ार सिंड्रोम हो, टाइप 1 का प्रॉब्लम है 20 to 50 मिलीग्राम पर DL, या टाइप 2 का हो तो 20 मिलीग्राम पर DL। ग्लिबर्ट सिंड्रोम देखने को मिलता है जो माइल्ड प्रॉब्लम है, और रोटर सिंड्रोम जो कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया करवाता है। डुमिन जॉनसन सिंड्रोम भी देखने को मिलता है जो अनएबल टू एक्सक्रीट इवेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इवन मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम भी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में देखने को मिलता है, जिसमें DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन जैसा सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। और नेक्स्ट कंजेनिटल स्पैरोसाइटोसिस भी देखने को मिलता है, जिसमें जो आरबीसी है उसका स्पीयर शेप हो जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता है और एक्यूमुलेट होता है, तो कंजेनिटल स्पैरोसाइटोसिस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज असेसिंग अ न्यूबॉर्न हु वॉज बॉर्न टू अ बर्थिंग पेरेंट हु इज़ एडिक्टेड टू ड्रग। वो एक ऐसी माँ का बच्चा है जो कोई ना कोई ड्रग या अल्कोहल या कोई भी नशा कर रही थी। विच फाइंडिंग्स वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ दिस न्यूबॉर्न, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो इस बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, बच्चा लेथार्जी होगा, स्लीपीनेस, इरिटेबिलिटी, कॉन्स्टेंट क्राइंग करेगा, डिफिकल्ट टू कम्फर्ट, या फिर कडल्स व्हेन बीइंग हेल्ड। बोलो चलो क्या होगा, जिस बच्चे की माँ ही नशेड़ी थी तो उसमें देखने को मिलता है कि इसे बच्चा लथार्जी, स्लीपीनेस नहीं होगा, हाइपर एक्टिव होगा, इरिटेबल फील करेगा क्योंकि अब उसको वो नशा नहीं मिल रहा है जो मदर के थ्रू, अम्बाइलिकल कोर्ड, प्लेसेंटा के थ्रू उसको मिल रहा था। अभी बच्चा बाहर आ गया, डिलीवर हो गया तो अभी नहीं मिल रहा है, तो बच्चे में क्या क्या देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, बच्चा रोएगा कि दो, और वो कंफर्ट जो है वो फील नहीं करेगा, कडल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या क्या मिलने का वह देखने 3, 4 एंड 5, ठीक है। इरिटेबिलिटी, कॉन्स्टेंट क्राइंग एंड डिफिकल्ट टू कम्फर्ट।
देखो एडिक्टेड बेबी है मतलब कि फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेती है कोई भी, बराबर, जिससे नशा हो, वो प्लेसेंटा के थ्रू फिटस को पहुंच रही थी। अब बच्चे का डिलीवरी हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो गया, बच्चा मदर से अलग हो गया है, तो बेबी में विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, हाइपर एक्टिव, ट्रेमोस, जिटरीनेस, सीजर, ये सब, क्राइंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द नर्स नॉट्स हाइपोटोनिया मतलब एक्टिविटी उसकी लो है, टोनिसिटी लो है, इरिटेबिलिटी एंड अ पुअर सकिंग रिफ्लेक्स, वो सक रिफ्लेक्स भी उसके पुअर है ना, फुल टर्म न्यूबॉर्न, जबकि बच्चा तो फुल टर्म है। ऑन एडमिशन टू दी नर्सरी, ऐसे बच्चे की नर्सरी में एडमिशन हुआ है कि जिसका हाइपोटोनिया, इरिटेबिलिटी एंड सकिंग रिफ्लेक्स पुअर है, बच्चा फुल टर्म है। द नर्स सस्पेक्ट्स फिटल अल्कोहल सिंड्रोम, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम मतलब बच्चा अल्कोहल नहीं पीता, उसकी माँ अल्कोहल पीती थी, एंड इज अवेयर दैट विच एडिशनल साइन वुड बी कंसिस्टेंट विद दिस सिंड्रोम, इसके साथ और क्या देखने को मिलेगा, लेंथ ऑफ 19 इंचेस, एबनॉर्मल पामर क्रेसिस, बर्थ वेट ऑफ 6 पाउंड 14 ओज 3120 ग्राम, या हेड सरकमफरेंस अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, यस ऑप्शन नंबर बी की एबनॉर्मल पामर क्रीजेस जो है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहने वाला है। सी कैसे, देखो फीमेल कोई प्रेग्नेंट है, अल्कोहल जो बच्चे के लिए या फिर प्रेग्नेंट फीमेल के लिए टेराटोजेनिक ड्रग कहलाती है, तो वो प्लेसेंटा क्रॉस करके फिटस में जाता है, जो एबनॉर्मलिटीज कोज करेगा, ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, फेल्यूर थ्राइव बोलते हैं उसको, फेलियर टू थ्राइव बोलते हैं क्योंकि ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, पुअर फीडिंग करेगा, कॉन्जेनिटल एनोमलीज होगी, जैसे कि पाम के अंदर सिमियन पामर क्रिजीज देखने को मिलेगा, हार्ट के अंदर एएसडी देखने को मिलेगा, और फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ भी बच्चे के अंदर ऐसे ही देखने को मिलेगी, जिसमें हेड छोटा होगा, माइक्रोसिफाली, अपर लिप जो उसका थीन होगा, शॉर्ट होगा, हाइपोप्लास्टिक फिल्ट्रम बोलते हैं, ये जगह बीच में अच्छी नहीं होगी तो हाइपोप्लास्टिक फिल्ट्रम बोलेंगे। उसका जो चीन है ये वाला वो स्मॉल होगा, जो सैडल नोज देखने को मिलेगा, सिंगल ट्रांसवर्स लाइन इन पाम, और ये पाम के अंदर सिंगल ट्रांसवर्स लाइनें देखने को मिलेगी, इतनी सारी रेखाएं देखने को मिलेगी नहीं। प्रायोरिटी कहाँ पे दोगे आप, इसमें बच्चे को फीडिंग करवाओगे, बट मॉनिटरिंग करोगे, साथ में असेस कॉन्जेनिटल एनिमल्स, बराबर, एंड कॉन्जेनिटल एनिमल्स को भी आप देखोगे। अभी पूछा जाए कि सडन नोज किस किस के अंदर देखने को मिलता है, तो सडन नोज कॉन्जेनिटल सिफिलिस में भी देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ सडन नोज दे के पूछा हुआ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो 3 में देखने को मिलता है, कॉन्जेनिटल सिफिलिस में, डाउन सिंड्रोम में और फिटल अल्कोहल सिंड्रोम में। कॉन्जेनिटल सिफिलिस होगा तो उसमें सडन नोज के साथ हंटिंगटन्स टीथ देखने को मिलेगा, डाउन सिंड्रोम होगा तो उसके अंदर सडन नोज के साथ आपको MR फ्लैट देखने को मिलेगा, ऑक्सीपुट लो सेट ईयर देखने को मिलेगा। फिटल अल्कोहल सिंड्रोम होगा तो उसमें सडन नोज देखने को मिलेगा विथ 3 अपर लिप देखने को मिलेगा। यस, MR मतलब मेंटल रिटार्डेशन का साथ होगा डाउन सिंड्रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स क्रिएटिंग अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ न्यूबॉर्न डायग्नोज्ड विद फिटल अल्कोहल सिंड्रोम, नर्स एक ऐसे न्यूबॉर्न की केयर कर रही है वो फिटल अल्कोहल सिंड्रोम से डायग्नोज हुआ है। द नर्स वुड इंक्लूड विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन द प्लान ऑफ केयर, क्या ऐड करेगी वो बच्चे के केयर में, अलाउ द न्यूबॉर्न टू एस्टैब्लिश ऑन स्लीप रेस्ट पैटर्न, मेंटेन द न्यूबॉर्न इन अ ब्राइटली लाइटेड एरिया ऑफ अ नर्सरी, encourage frequent handling of the newborn by staff and parents, monitor the newborn's response to feedings and weight gain patterns। ठीक है, तो हमको तो ये देख के ये लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा कि उसका हम फीडिंग रिस्पॉन्स एंड वेट गेन पैटर्न को देखेंगे, एकदम सही आंसर है। चलो नेक्स्ट, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर अ न्यूबॉर्न रिसीविंग फोटोथेरापी, फोटोथेरापी ले रहा है ऐसा एक न्यूबॉर्न नर्स देख रही है, विच इंटरवेंशंस वुड बी इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ केयर, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, अवॉइड स्टिमुलेशन करवाएगी, डिक्रीज फ्लूइड इंटेक तो इसमें होगा ही नहीं, वो तो करवाना है हमें फोटोथेरापी में, ऊपर से ज़्यादा करवाना है 20 to 40 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर डे, एक्सपोज ऑल ऑफ दी न्यूबॉर्न स्किन भी नहीं होगा, जेनाइटल या आई और वो सब हम कवर करके रखते हैं, मॉनिटर स्किन टेम्परेचर क्लोजली हो सकता है, रीपोजिशन द न्यूबॉर्न एवरी 2 आवर्स वो भी हो सकता है, कवर द न्यूबॉर्न्स आई विथ आई सील्स और पेचेस वो भी हो सकता है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए 4, 5 एंड 6, देखते चलो है करेक्ट। ठीक है, क्या क्या करेंगे फोटोथेरापी के दरमियान, स्किन टेम्परेचर लेंगे उसका 2-2 आवर पे पोजीशन चेंज करवाएंगे, आइस और जेनाइटलिया को कवर करके रखेंगे। चलो फोटोथेरापी
वो कौन कौन से कलर के दे सकते हैं आप? ब्लू एंड वाइट कलर का लाइट। ब्लू कलर का लाइट मोर इफेक्टिव होता है, नॉट एबल टू डिटेक्ट साइनोसिस, इसलिए वो सिर्फ अकेला यूज़ नहीं करते, वाइट भी यूज़ करते हैं जो लेस इफेक्टिव होता है बट लेस इरिटेबल होता है। ठीक है, ब्लू अकेला क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि उसमें फिर बच्चे का साइनोसिस गया या नहीं वो हम चेकआउट कर नहीं पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। डिस्टेंस कितना रखते हैं? 45 सेंटीमीटर, 18 इंच या फिर 1.5 फीट। टाइप्स कौन कौन से? फोटोथेरापी, सिंगल सरफेस फोटोथेरापी, डबल सरफेस फोटोथेरापी। एम्स जिस जगह में अभी डबल सरफेस फोटोथेरापी आ गया है, जिसमें क्या होता है, और दूसरा है फाइबर ऑप्टिक स्पेशल ब्लैंकेट, बिली ब्लैंकेट जिसको बोलते हैं। जिस देखो डबल सरफेस में क्या होता है कि ब्लैंकेट होता है जिसमें हम एक साइड में बच्चे को सुलाएंगे और ऊपर से भी उसको कवर करेंगे, तो नीचे और ऊपर दोनों तरीके से उसको फोटोथेरापी मिल रही है, डबल सरफेस फोटोथेरापी। ठीक है, अभी फोटोथेरापी का वेवलेंथ कितना होता है? 470 टू 530 नैनोमीटर होता है। स्टार्ट कब करता है? जब ग्रेटर देन 15 मिलीग्राम पर डीएल बिलीरुबिन देखने को मिलता है। एंड कब करता है? तो जब बिलीरुबिन का लेवल जो है वो बिलीरुबिन का लेवल लेस देन 10 मिलीग्राम पर डीएल हो जाता है तब बंद करते हैं। स्टार्ट करते हैं जब बिलीरुबिन का लेवल 15 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा है, लेस देन 10 मिलीग्राम पर डीएल हो जाता है तब बंद कर देते हैं। एवरी 4 to 6 आवर 1 to 2 मिलीग्राम बिलीरुबिन डिक्रीज होता है, इट मीन्स फोटोथेरापी इफेक्टिवली वर्किंग कर रही है। ठीक है, आपको ये देखना है कि भाई एवरी 4 to 6 आवर में 1 से 2 मिलीग्राम बिलीरुबिन का लेवल कम हो रहा है या नहीं। ठीक है, प्रीटम 1% ऑफ द बॉडी वेट जो है वो ग्राम में देखेंगे तो 1100 ग्राम का है, ग्रेटर देन 11 ग्राम पर डीएल हो गया हम बंद कर देंगे। 1000 ग्राम का था, ग्रेटर देन 10 ग्राम पर डीएल हो गया बंद कर देंगे। 1200 ग्राम का है, ग्रेटर देन 12 ग्राम पर डीएल होगा बिलीरुबिन। ठीक है, चलो नर्सिंग रोल क्या होता है? तो बॉय बेबी है उसमें हम रेटाइना और गोनाड्स को कवर करेंगे। गर्ल बेबी के अंदर हम रेटाइना को कवर करेंगे। चेक टेम्परेचर, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपरथर्मिया, क्योंकि लाइट कंटिन्यू मिलती रहती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए टेम्परेचर चेक करना है। हाइपरथर्मिया एंड डिहाइड्रेशन होता है क्योंकि लाइट की वजह से कंटिन्यू उसका जो वाटर इनसेंसिबल है वो भी निकलता जाएगा, तो डिहाइड्रेशन होगा। बच्चे का फ्रिक्वेंटली पोजीशन चेंज करना है। असेस जीआईटी फंक्शन, स्टूल पास कर रहा है या नहीं, यूरिन पास कर रहा है नहीं, अगर वो कर रहा है तो वो गुड साइन है। जितना स्टूल एंड यूरिन पास करेगा उतना बिलीरुबिन बाहर निकलेगा। देखा था ना हमने, लीवर से इंटेस्टाइन से स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा था बिलीरुबिन, और इसके थ्रू बच्चे में जो है वो ब्रॉन्ज बेबी बॉडी पिगमेंटेशन या ब्रॉन्ज बेबी पिगमेंटेशन जो है वो भी देखने को मिलता है, जो भी एक प्रकार का साइड इफेक्ट्स है फोटोथेरापी का। 12 आवर्ली कलेक्ट दी ब्लड सैंपल, और फिर अगर लेवल अच्छा मिल गया 10 मिलीग्राम पर डीएल से कम तो हम ये फोटोथेरापी को स्टॉप कर देंगे। चलो नेक्स्ट, द नर्स क्रिएट्स अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ बर्थिंग पेरेंट विथ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। पेरेंट्स को HIV है इन्फेक्शन एंड द न्यूबॉर्न, द नर्स वुड इंक्लूड विच इंटरवेंशन इन द प्लान ऑफ केयर? Monitoring the newborn's vitals and routinely maintaining standard precautions at all times while caring for the newborn, initiating referral to evaluate for blindness, deafness, learning problems or behavioral problem, instructing the breastfeeding or chest feeding parent regarding the treatment of the nipples with nystatin ointment। क्या आएगा? जो पेरेंट्स HIV है बच्चे में ज़्यादा ना हो, क्या आप बताओगे उसको? वाइटल साइंस लेने का तो कुछ माँ को आप सिखाने वाले नहीं हो, या फिर आप प्रिकॉशन सिखाओगे, या फिर बच्चे में देखोगे आप ब्लाइंडनेस, डेफनेस, या फिर आप बच्चे को बताओगे कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग देने से पहले निपल के ऊपर निस्टाटिन का ऑइंटमेंट लगा दो। क्या करवाने वाले? ऑप्शन नंबर बी की मेंटेनिंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एट ऑल टाइम्स वाइल केयरिंग फॉर द न्यू बॉर्न, जिससे न्यू बॉर्न में वो इन्फेक्शन फैले नहीं। सी, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर द न्यू बॉर्न ऑफ अ बर्थिंग पेरेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस, मतलब कि पेरेंट्स को डायबिटीज मेलाइटिस है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग कंसिडरेशन फॉर दिस न्यू बॉर्न? डेवलपमेंटल डिलेज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव साइज, मेंटेनिंग सेफ्टी बिकॉज ऑफ लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, choking because of impaired suck and swallow reflexes, elevated body temperature because of excess fat and glycogen। क्या देखने को मिलेगा? जिस बच्चे के मम्मी पापा को या मम्मी को डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो क्या देखोगे कि उसका डेवलपमेंटल डिले है पर एक्सेसिव साइज की वजह से, तो क्या देखने को मिलेगा कि मेंटेनिंग सेफ्टी बिकॉज ऑफ लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से आपको उसको सेफ्टी देखना है। चलो, डायबिटिक मदर का जो फिटस होता है, फीमेल प्रेग्नेंट हुई
और उसे पता चला कि उससे डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, जिसमें ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ होगा, प्लेसेंटा के थ्रू फिटस में जाएगा, मोर ग्लूकोज ट्रांसफ़र होगा, फिटस हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, फिटस का पैनक्रियाज बीटा सेल 11 वीक से इंसुलिन का सिक्रीशन करना चालू करता है जो नॉर्मल है, ये करेगा क्योंकि अभी उसको ग्लूकोज मिल रहा था, माँ से जुड़ा हुआ था, बट इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन होगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, स्टोर होगा इन फिटस बॉडी, जिसकी वजह से मैक्रोसोमिक बेबी जो है वो देखने को मिलता है। अब जब बेबी डिलीवर हुआ तो अम्बिलिकल कोड कट हो गया, तो ग्लूकोज आना बंद हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया इन फिटस देखने को मिलेगा। लिटरल पार्ट ऑफ द हील से हम जो है वो ब्लड शुगर लेके चेक करेंगे, लेस देन 40 मिलीग्राम पर DL हमको ये देखने को मिलेगा। दूसरा पॉलीसाइथीमिया, IDS एंड हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिल सकता है। फीमेल डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसमें ग्लाइकोशूरिया, तो इंक्रीज मैग्नीशियम एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा, हाइपोमैग्नीसीमिया इन मदर होगा क्योंकि मैग्नीशियम बाहर निकल रहा है, नॉट एबल टू स्टिमुलेट पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड ब्लड कैल्शियम जो है वो इसमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। पता चला इस कॉन्सेप्ट में। फीमेल डायबिटीज़ मेलाइटस है, ग्लाइकोसूरिया हो रहा था, मतलब यूरिन में ग्लूकोज निकल रहा है, तो मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि बॉडी के अंदर हाइपोमैग्नीसेमिया हो रहा है मदर के अंदर, नॉट एबल टू स्टिमुलेट पैराथायरॉइड ग्लैंड, उसकी वजह से पैराथायरॉइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं हो रही क्योंकि पैराथायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए जो नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। This statement reflects a new birthing parents' understanding of the teaching about the prevention of the newborn's abduction मतलब चोरी हो जाना। तो क्या करोगे आप, I will place my baby's crib close to the door के पास लोगे तो कोई भी बच्चे को चुरा के ले जाएगा, वो नहीं करना है। Some healthcare personnel won't have name बेड्स, बराबर, कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कोई नेम पेज नहीं है, नेम प्लेट ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कि ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, कोई बाहर का इंसान है जो बच्चे को आके देख रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। इट्स ओके टू अलाउ द नर्स असिस्टेंट टू कैरी माई न्यूबॉर्न्स टू द नर्सरी। आई विल आस्क द नर्स टू अटेंड टू माई इन्फेंट इफ आई एम नैपिंग एंड माई पार्ट इज़ नॉट हियर। बोलो क्या आएगा, यस क्या आएगा, ये कि भाई मैं पूछूंगी उसको कि बच्चे का ध्यान रखे मैं जब तक सो जाऊँ, और अगर मेरा बच्चा देखने को नहीं मिला तो मैं उसको ब्लेम भी कर सकती हूँ नर्स को, है ना, तो ये आएगा। द नर्स प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्टर फिटोनाडियोन विटामिन K इंजेक्शन टू अ न्यूबॉर्न एंड द पेरेंट आस्क द नर्स वाई द इन्फेंट नीड्स द इंजेक्शन। विटामिन K दे रही है बच्चा जैसे पैदा हुआ नर्स, और पेरेंट्स पूछ रहे हैं क्यों दे रहे हो आप इंजेक्शन। What based response would the nurse provide? Your newborn needs the medicine to develop immunity, क्योंकि आपके बच्चे को मेडिसिन दे रही हो उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो। द मेडिसिन विल प्रोटेक्ट योर न्यूबॉर्न फ्रॉम बीइंग जॉन्डिस, आपके बच्चे को जॉन्डिस होने से प्रोटेक्शन देगा। न्यूबॉर्न्स हैव स्टेराइल बाउवेल्स एंड द मेडिसिन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द बाउवेल। या फिर न्यूबॉर्न्स आर डेफिशिएंट इन विटामिन K एंड दिस इंजेक्शन प्रिवेंट्स योर न्यूबॉर्न फ्रॉम ब्लीडिंग। ये दूंगी मैं विटामिन K क्योंकि अभी उसके अंदर कम है और वो बच्चे में ब्लीडिंग के रिस्क से हमें बचा सकते हैं। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भाई। न्यूबॉर्न्स आर डेफिशिएंट इन विटामिन K एंड दिस इंजेक्शन प्रिवेंट्स योर न्यूबॉर्न फ्रॉम ब्लीडिंग। चलो, न्यूबॉर्न है उसका इंटेस्टाइन स्टेराइल होता है, कोई फ्लोरा नहीं होता है, तो ब्रेस्ट फीड जब करेगा तब फ्लोरा बनना चालू होगा। विटामिन K जो प्रोथ्रोम्बिन ब्लीडिंग स्टॉप करेगा। अगर बच्चा 1 किलोग्राम से छोटा है 0.5 मिलीग्राम IM देंगे, अगर बच्चा 1 किलोग्राम से बड़ा है 1 मिलीग्राम IM उसको देंगे। कहाँ पे देते हैं, तो ये देखो, ये था ये पटेला, उसके ऊपर बाहर के साइड एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट्स वास्टस लेटरालिस पे हम देंगे, और ऐसे ही वास्टस लेटरालिस पे हम हेपेटाइटिस B, पेंटावलेंट एंड विटामिन K का जो इंजेक्शन हम लगाते हैं, IM इंजेक्शन बच्चे के अंदर, ठीक है। चलो क्लियर, ये कंप्लीट हो गया CHN का सेशन। ऐसे ही हम आगे जुड़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और कॉन्सेप्ट्स को, और आपको और करीब ले जाएंगे सिलेक्शन ऑफ द नर्स टिल 11 के। थैंक यू।